Hello student, today we will deal with a new topic for surface chemistry theory of catalyst। अब थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट में क्या है कि हम लोग कैटलिस्ट का पोर्शन स्टार्ट कर चुके थे, तो अभी हमें क्या पढ़ना है कि कैटलिस्ट की एक मैकेनिज्म हमें पढ़ना है, कैटलिस्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो वैसे तो कैटलिस्ट की कोई यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है, लेकिन फिर भी दो थ्योरीज हम लोगों को पढ़नी है जो ब्रॉड हैं अभी। क्या नाम है, एक तो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी होगा और दूसरा होगा एडजॉर्प्शन थ्योरी। फिर उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो थ्योरी होगी वो होगी आपकी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, अब नाम से पता लग रहा है कि हमारे पास रिएक्टेंट होंगे और कैटलिस्ट होगा, और पहले क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद जाके क्या बनेगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके कुछ पोस्टुलेट, कुछ पॉइंट में लिखता चला जाता हूँ, आप लोग नोट करते हुए चले जाओ। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है सारा का सारा, केवल कुछ बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। फर्स्ट क्या है कि ये जो थ्योरी दी थी ये गिवन बाय क्लीमेंट एंड डिजोमर्स इन 1806 के अंदर ये थ्योरी दी गई थी। इस थ्योरी के अंदर क्या था, इट इज फॉर होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन। ये होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन के लिए थी कि जो रिएक्टेंट भी, जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, उसके लिए ये थ्योरीज दी गई थी फॉर होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता था कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट फर्स्ट फॉर्म एन इंटरमीडिएट कंपाउंड विद वन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब आपके रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होंगे, तो जो कैटलिस्ट होगा पहले क्या करेगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है ये, कैटलिस्ट क्या करेगा कि पहले उनमें से किसी एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि देन दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड डिकम्पोज और कंबाइन, या तो ये डिकम्पोज होगा या फिर क्या होगा, कंबाइन होगा विद अदर रिएक्टेंट। अब जो दूसरा रिएक्टेंट हो उसके साथ ये जो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है, या तो इसका डिकम्पोज हो जाएगा, या तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जो यहां पे कैटलिस्ट होगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटालिटिक रिएक्शन। जो रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट यूज किया जाएगा, वो कैटलिस्ट उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा, एंड एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से ये इन्हीं सारे पॉइंट को डिस्कस करके लेके हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू फॉर्म SO3 in the presence of NO, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा, ये कैटलिस्ट होगा आपका। तो होगा क्या कि ये जो रिएक्शन है इन पॉइंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से बिहेव करती है कि सबसे पहले जो कैटलिस्ट है वो इन दोनों में से दो रिएक्टेंट कौन कौन से, एक तो ऑक्सीजन हो गई और दूसरा कौन हो गया, SO2। इन्हीं दोनों के साथ रिएक्ट करके, आपस में ये दोनों रिएक्ट करके किसकी प्रेजेंस में, NO की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, SO3। तो रिएक्शन किस तरीके से चलती है कि पहले जो O2 है,
in gas phase will react with NO, 2 mole of NO which is also in gas phase will form NO2, 2 mole of NO2, ये भी कौन सी फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में। इसके बाद क्या होगा कि जो SO2 होगा इन गैस फेज विल रिएक्ट विद दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, ये आपका क्या बना है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, और ये इससे रिएक्ट करेगा तो NO2 इन गैस फेज एंड दे विल फॉर्म SO3, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। और प्लस में जो NO है ये रीजनरेट हो गया है, कैटलिस्ट क्या हो गया है, रीजनरेट हो गया है। यहां भी मैं इस बात को लिख सकता हूं कि देन दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड डिकम्पोज और कंबाइन विद अदर रिएक्टेंट एंड रीजनरेटेड ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो फिर से क्या हो जाएगा, रीजनरेट। ये मैंने आपको पहले बताया था कि कैटलिस्ट अपना कोई पार्ट प्ले नहीं करता है रिएक्शन के अंदर, मतलब उसका कोई कंपोजिशन रिएक्शन के अंदर पार्ट प्ले नहीं करेगा, उसका काम है केवल रिएक्शन को प्रोडक्ट तक पहुंचाना, उसका स्पीड अप करके, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा के, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अब ये जो थ्योरी थी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, इसके ये कुछ पॉइंट थे। अब इसकी एक लिमिटेशन भी थी, लिमिटेशन क्या थी कि लिमिटेशन यहां मैं लिख देता हूं ऑफ दिस थ्योरी, इसमें क्या हो जाएगा कि ये फॉर होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस रिएक्शन के लिए थी, ओनली फॉर होमोजीनियस रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, दिस थ्योरी was not able to describe the role of promoter, poison and final divided substance। यहाँ थोड़ा सा ये मैंने एक ही जगह आप लोग इसको देख पाओ, इस वजह से मैंने यही लिख दिया है। लिमिटेशन क्या थी इस थ्योरी की कि ये थ्योरी थी पूरी की पूरी किसके लिए थी, होमोजेनियस रिएक्शन के लिए थी। और दूसरा पॉइंट है कि इस थ्योरी के अंदर कहीं भी ऐसा डिस्कशन नहीं था कि प्रमोटर का रोल किस तरीके से वेरी करता है या पॉइजन का रोल किस तरीके से वेरी करता है, या जो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस की हम लोग बात करते हैं, हमने कहा था कि फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस जो होंगे या जो कैटलिस्ट होंगे वो बेटर एड्जॉर्बर होते हैं या वो बेटर कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, उसके बारे में भी ये थ्योरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई थी। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरी थी जिसमें हमने बात की इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं जो इसके बाद आई, जिसको हम एडजॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं। एडजॉर्प्शन के बेस पे उसके ऊपर काम हुआ। तो नेक्स्ट जो थ्योरी होगी वो क्या होगी, एडजॉर्प्शन थ्योरी। सेकंड जो थ्योरी है वो आपकी होगी एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है कि ये जो थ्योरी थी दिस इज फॉर हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन, जिनके अंदर रिएक्टेंट आपका अलग फेज में हो और जो कैटलिस्ट है वो क्या हो, अलग फेज में हो, उन तरीके की रिएक्शन के लिए ये थ्योरी आई थी एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट the reactant, one of the reactant या हम लोग कहते हैं कि दोनों reactant, first the reactants in gaseous phase or in solution phase adsorb on the surface of catalyst। यहां बोला गया है कि जो रिएक्टेंट है, पिछले थ्योरी के अंदर पहले कोई एक रिएक्टेंट जाएगा कैटलिस्ट के ऊपर, कोई एक रिएक्टेंट जाएगा, लेकिन यहां क्या बोल दिया है कि पहले क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स होंगे, दोनों के दोनों रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो सरफेस पे जाएंगे, किसके, कैटलिस्ट के सरफेस पे, तो एडजॉर्प्शन उनका हो जाएगा। सेकंड पॉइंट के अंदर हम लोग बोलेंगे इस थ्योरी के अंदर क्या कहा गया कि इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
कि द कंसंट्रेशन या विद इंक्रीज इन द concentration of reactant on the surface of catalyst increase the rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन ये बोला गया कि अगर हम उस सरफेस पे कैटलिस्ट के ऊपर, जो कैटलिस्ट का सरफेस है, उस पे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हुए चले जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तीसरा पॉइंट इसके अंदर, या फोर्थ पॉइंट इसमें बोला जाता है कि इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और ये हमने पढ़ा भी था कि एडजॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया. फिर इसने बोला कि द हीट इवॉल्व इन दिस प्रोसेस यूटिलाइज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ये कह रहा है कि जो हीट इवॉल्व होती है रिएक्शन के अंदर, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वही हीट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि सिस्टम के अंदर रिएक्शन चल रही है, सिस्टम के अंदर अपनी हीट जनरेट हो रही है क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और वही हीट सिस्टम के अंदर स्पीड को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रही है, बढ़ा रही है. रेट ऑफ रिएक्शन हमने यहां लिखा है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये इसकी जो लिमिटेशन थी, लिमिटेशन क्या थी इसकी लिमिटेशन क्या थी कि दिस थ्योरी was not able to explain the specificity of catalyst. और दूसरी बात है, इसके अंदर हम पहले भी बता चुके हैं, ना तो ये भी प्रोमोटर के बारे में या फिर पॉइजन के बारे में या फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. ये थ्योरी भी, एडजॉर्प्शन थ्योरी भी, तो आपकी सेकंड थ्योरी थी जिसके बारे में ये कुछ बातें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ कि यहां के बाद इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके जो आज की मॉडर्न थ्योरी है, जो थ्योरी मानी जाती है, जिस थ्योरी पे आज कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, वो इन दोनों थ्योरीज को कॉम्बिनेशन करके उसको बोला जाता है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट किस तरीके से वर्क करता है. और वो मॉडर्न थ्योरी क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी और एडजॉर्प्शन थ्योरी दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है. उसके बेस पे आज की जो थ्योरी चल रही है, तो आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो. अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी की या मॉडर्न कैटालिटिक थ्योरी की, और वो एक कॉम्बिनेशन है किसका, एडजॉर्प्शन थ्योरी का एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का. मॉडर्न कैटालिटिक एक्टिविटी थ्योरी. अब इसमें क्या पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट जो होगा इसमें होगा, फर्स्ट पॉइंट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ intermediate compound formation theory and adsorption theory. इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. अभी हम समझेंगे किस तरीके से कॉम्बिनेशन है. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो प्रोसेस होगी, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू दी सरफेस या टू दी सरफेस ऑफ
कैटलिस्ट, मतलब कि आपने रिएक्टेंट यहां यूज किया हुआ है, उसमें से पहले कुछ पार्ट डिफ्यूज होके कहां जाएगा, कैटलिस्ट के सरफेस पे जाएगा, कुछ पार्ट डिफ्यूज होगा। डिफ्यूजन का मतलब है कि जैसे ये कोई पार्टिकल है, इसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट निकल के जाने लगा, इसको हम लोग क्या कह देंगे, डिफ्यूजन कह देंगे। तो कैटलिस्ट की तरफ वो जाएगा, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, थर्ड पॉइंट होगा, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एडजॉर्ब नाउ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट डिफ्यूज होके गए हैं, रिएक्टेंट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। रिएक्टेंट जो है कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। दोनों पॉइंट इसके अंदर आ गए। देखो यहां एडजॉर्प्शन थ्योरी भी लग गई है और इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी भी लग गई है। और यहां कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि रिएक्टेंट जो होंगे वो डिफ्यूज हुए, उनका कुछ पार्ट डिफ्यूज हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दोज टू थ्योरीज एंड दिस मॉडर्न कैटालिटिक एक्टिविटी थ्योरी, कि यहां थोड़ा थोड़ा पार्ट डिफ्यूज होकर कहां जा रहा है, कैटलिस्ट के सरफेस पे जा रहा है, और कैटलिस्ट उसे क्या कर रहा है, एडजॉर्ब कर रहा है और क्या बना रहा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहा है। नाउ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने के बाद क्या होगा कि देयर इज अकरेंस ऑफ, या हम लोग लिख लें कि क्या नाम है, यहां इस पॉइंट को एक बार हटा देते हैं, इंटरमीडिएट को, इसको अकरेंस में हम लोग लिख लेंगे। यहां केवल इतना लिखते हैं कि नाउ द रिएक्टेंट्स एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, नाउ अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट बिटवीन रिएक्टेंट्स टू फॉर्म, यहां हम इंटरमीडिएट की बात कर लेंगे, टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो ऊपर हमने एडजॉर्प्शन की बात कर ली है इस पॉइंट के अंदर, और फिर वो जो रिएक्टेंट एडजॉर्ब हुए हैं कैटलिस्ट के ऊपर, वो रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं, अब रिएक्ट कर रहे हैं उस सरफेस के ऊपर, और क्या बना रहे हैं कि इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहे हैं। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के बाद क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट जो होगा, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग किसकी बात करेंगे कि डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट, डिसॉर्प्शन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड to forming the product। अब डिसॉर्प्शन क्या होगा कि कैटलिस्ट के सरफेस से इंटरमीडिएट कंपाउंड के थ्रू फॉर्मिंग, क्या फॉर्म करके, प्रोडक्ट को फॉर्म करने के बाद डिसॉर्प्शन हुआ है। डिसॉर्प्शन क्या हो गया कि जो पार्ट कैटलिस्ट के ऊपर क्रिएट हुआ था, मींस जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे थे, उन्होंने इंटरमीडिएट के थ्रू कंपाउंड फॉर्म करके, प्रोडक्ट फॉर्म करके वहां से डिसॉर्प्शन करा लिया है, टू मेक द स्पेस अवेलेबल फॉर other catalyst on the other reactant on the surface of catalyst। और डिसॉर्प्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट डिसॉल्व हुआ है, या डिसॉर्प्शन होने के बाद उन्होंने क्या किया है, उस स्पेस को खाली कर दिया है, अवेलेबल बना दिया है, जो अदर रिएक्टेंट, जो और रिएक्टेंट का जो पहले थोड़ा सा पार्ट निकल के आया था, अब वो पार्ट प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है, अब जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है वो दोबारा से उस कैटलिस्ट के सरफेस पे आएगा और फिर से सेम रिएक्शन अकर होगी। तो ये कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडर्न कैटालिटिक एक्टिविटी थ्योरी के, जो आपके सामने मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दी है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से वेरी करती है।
नाउ जो कैटलिस्ट होता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है, हाउ द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कैन बी इंप्रूव। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट के ऊपर छोटे छोटे होल्स बताए गए हैं। मींस छोटे छोटे होल्स जो प्रेजेंट होते हैं, मींस कैटलिस्ट के दो पार्ट होते हैं। मान लो ये कैटलिस्ट है, इसके ऊपर का जो ये पार्ट है, ये इसका सरफेस हो गया, और ये जो पार्ट आप येलो पार्ट देख रहे हो, ये इसका क्या हो गया, बल्क हो गया। अब जो बल्क का पार्ट है और जो सरफेस का पार्ट है, इनका जो शेप होता है या साइज होता है, वो एक जैसा नहीं होता। ये होल्स यहां प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे साइट्स प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं साइट्स पे जाके क्या होती है, रिएक्शंस होती है। तो कैटलिस्ट इसी साइट पे जाके रिएक्शन को करवाता है। अब ये क्या कह रहा है कि इस साइट को आप लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हो कि रिएक्शन और बेटर हो पाए। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि बाय फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, या तो हम लोग कैटलिस्ट को क्या कर दें, फाइनली डिवाइडेड बना दें। फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या हो गया कि कोई कैटलिस्ट, कोई पार्ट जितना फाइनली डिवाइडेड होगा, उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा हो जाएगा और वो उतना ही बेटर एब्जॉर्बर हो जाएगा। ये पहले भी हम लोग बता चुके हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या होगा, क्योंकि बाय रफ द सरफेस एरिया, हम कैटलिस्ट के एरिया को क्या, सरफेस एरिया को क्या बना दें, रफ बना दें। उससे भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। अब कैटलिस्ट काम कैसे करता है, जो भी थ्योरी है, जो भी पार्ट हमने अभी पॉइंट अभी हमने लिखे थे, उसके बेस पे हम लोग बात करते हैं कि मान लो ये आपके पास कोई दो रिएक्टेंट है, A प्लस B, और यहां आपका क्या है, कैटलिस्ट है। यहां आपका क्या बैठा है, कोई कैटलिस्ट है, और इसने मान लो प्रोडक्ट बनाना है AB, इस तरीके से। तो कैटलिस्ट किस तरीके से काम करता है कि ये मेरे पास कैटलिस्ट हुआ, इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया, प्लस A प्लस B, ये इनसे रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, ये आपके रिएक्टेंट हो गए, और ये क्या हो गया, आपका कैटलिस्ट हो गया। और यहां हमने कैटलिस्ट के ऊपर ये कुछ पोर्स दिखा दिए। पोर्स स्ट्रक्चर इसका होता है, छोटी छोटी साइड्स इस पे प्रेजेंट होते हैं, जिन पे A और B जाके क्या करेंगे, लॉक हो जाएंगे, एक तरीके से वहां फिट हो जाएंगे। तो जब कोई सब्सटेंस इस सरफेस पे रुकेगा तभी रिएक्शन हो पाएगी। अब इस सब्सटेंस को, किसी सब्सटेंस को इस सरफेस पे रोकने के लिए हमें इस सरफेस को इस तरीके से एबल बनाना होगा कि पार्टिकल जो है रिएक्टेंट के, वो इस सरफेस पे क्या करे, कुछ टाइम के लिए स्टे करे फॉर रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन। देन नाउ A एंड B ट्रांसफर टू दिस सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या होगा कि इस तरीके से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। यहां एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन होगा AB, इसको हम लोग इस तरीके से, मीन दोनों के दोनों रिएक्टेंट पहले क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। दोनों के दोनों के दोनों रिएक्टेंट है, उनका कुछ कुछ पार्ट जो है इसके ऊपर आके क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। यहां के बाद ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जो थर्ड पॉइंट हमने लिखा था कि अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो इनके बीच में क्या जनरेट होगा, एक बॉन्ड जनरेट होगा। ये बॉन्ड जनरेट हुआ, इसको हम बोल देंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड, और यहां मैं बोल देता हूं एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। यहां क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ नेक्स्ट, ये आपस में रिएक्ट करने के बाद यहां आके क्या होगा, डिसऑर्प्शन। ये A और B दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और आपका जो कैटलिस्ट है वो एज इट इज क्या आ जाएगा, विदाउट एनी चेंज क्या आ जाएगा, बाहर आएगा, और आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, A बॉन्ड B। ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब ये कैटलिस्ट का सरफेस फिर से फ्री हो गया है कि जब इस पे यहां से कुछ पार्ट जो है, जो निकल के हमने यहां यूज किया है, यहां से कुछ पार्ट निकल के फिर से इस पे आके जो है प्लेस होगा, फिर से सेम तरीके से रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से करके कैटलिस्ट किस तरीके से रिमेन अनचेंज्ड होकर बाहर आता है, और कैसे एक प्रोडक्ट जनरेट होता है। इसमें दो थ्योरीज अप्लाई कर रही है, एडजॉर्प्शन थ्योरी और एक क्या अप्लाई कर रही है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैटलिस्ट का मैकेनिज्म मींस कैटलिस्ट किस तरीके से एक्ट करता है किसी रिएक्शन के अंदर, जिसका कोई हम लोग कहते हैं कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन फिर भी दो थ्योरीज के बाद फिर हमने एक तीसरी थ्योरी जिसको हमने कंबाइन करके पढ़ा है, इसके बारे में हमने जाना है।
नेक्स्ट होगा वो कुछ और टॉपिक होंगे जिनमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में, तो उनकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।